न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्वज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु से श्रेष्ठ कोई मार्गदर्शक नहीं है। गुरु की सेवा, उनके प्रति श्रद्धा और उनके बताए मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ी साधना है। गुरु ही जीवन में सत्य का ज्ञान कराते हैं, इसलिए गुरु को बार बार नमस्कार है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आपका परिचय कराते हैं भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से। नमस्कार, मैं हूं लता वशिष्ठ आपके साथ। आज गुरु पूर्णिमा है। इस पावन अवसर पर आप सभी को गुरु पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जीवन में हम निरंतर कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। सीखने की इसी यात्रा को ज्ञान यात्रा कहते हैं। ज्ञान की इस यात्रा में गुरु का स्थान सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। भारतीय संस्कृति कहती है, गुरु शिक्षा देने के साथ ही जीवन को सही दिशा दिखाने वाले मार्गदर्शक भी होते हैं। वे अपने ज्ञान और अनुभव से जीवन में सत्य का बोध कराते हैं और व्यक्तित्व निर्माण में योगदान देते हैं। गुरु के बारे में क्या कहते हैं भारतीय संस्कृति के संदेश, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, दक्षिणायन, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा तिथि, बुधवार, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। और पंचांग के बाद अब समय है आज के सुभाषित का। क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है तो सुभाषित भी गुरु से ही संबंधित है। शास्त्रों में गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप माना गया है और बताया गया है कि गुरु केवल शिक्षक नहीं बल्कि भविष्य के निर्माता होते हैं। सुनिए गुरु के वास्तविक स्वरूप से संबंधित आज का हमारा सुभाषित। प्रेरकः सूचकश्चैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षकः बोधकश्चैव षडेते गुरवः स्मृताः। जो जीवन में प्रेरणा का संचार करे, सही दिशा का संकेत दे, ज्ञान और सत्य का उपदेश करे, उचित मार्ग दिखाए, शिक्षा प्रदान करे तथा जीवन में सत्य का बोध कराकर आत्मविकास का मार्ग प्रशस्त करे, ये गुरु के 6 स्वरूप बताए गए हैं। One who provides the right direction, imparts knowledge and truth, shows the righteous path, offers education and awakens an understanding of truth in life, paving the way for self-development. These are regarded as the 6 forms of a guru. कार्यक्रम में अब बात करेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा की। आदिनाद से आरती तक शंख की ध्वनि सनातन धर्म की शाश्वत ध्वनि है। ये शंखनाद है, जब मंदिर में होता है तो सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, युद्ध के क्षेत्र में होता है तो विजय का प्रतीक बन जाता है। प्राचीन काल से आज तक ये शंखनाद हर आरती, हर यज्ञ, हर प्रार्थना में स्पंदित है। शंखनाद के आध्यात्मिक वैज्ञानिक महत्व पर देखिए हमारे सहयोगी गिरीश मिश्र की ये विशेष रिपोर्ट। मंदिर की सीढ़ियों पर भोर उतरती है, दीपक की लौ कांपती है और तभी एक दीर्घ गंभीर श्वास और शंख से निकलती है वह ध्वनि जो समय को रोक देती है। शास्त्र में कहा गया है, नादोस्य परम ब्रह्म, नाद ही परब्रह्म है। शंख उसी नाद का दृश्य रूप है, ध्वनि का देवत्व। पुराणों में वर्णित समुद्र मंथन से जो दिव्य रत्न प्रकट हुए, उनमें शंख भी था।
जल की गहराइयों से उठी हुई एक ऐसी रचना जिसमें ब्रह्मांड की घुमावदार लय बसती है। भगवान विष्णु के कर कमलों में सुशोभित पांचजन्य केवल आयुध नहीं, धर्म का उद्घोष है। महाभारत में जब पांचजन्य और अर्जुन के देवदत्त गूंजते हैं तो वह युद्ध का शोर नहीं, धर्म की घोषणा होती है, अधर्म के विरुद्ध सत्य का शंखनाद। आगम और तंत्र ग्रंथों में कहा गया, शंख ध्वनि सर्वदोष नाशिनी पावनी च शुभप्रदा, अर्थात शंख की ध्वनि दोषों का नाश करती है, पवित्र करती है और मंगल देती है। विद्वान कहते हैं, शंखनाद में ओम का अनुनाद छिपा है, वही ओंकार जो सृष्टि का मूल बीज है। इसलिए हर पूजा से पहले शंख बजता है, मानो कहा जा रहा हो अब यह स्थान दैवीय क्षेत्र है। शंख केवल बजता नहीं, जिया जाता है। इसमें भरा जल बनता है शंखोदक, अभिषेक का पवित्र माध्यम। आरती से पहले शंखनाद स्थान को शुद्ध करता है। गृह प्रवेश, विवाह, यज्ञ, हर शुभारंभ में शंख मंगल का आह्वान। बंगाल में उलुध्वनि और शंख साथ गूंजते हैं और दक्षिण के मंदिरों में तो हर प्रहर होता है शंखनाद। कुल मिलाकर भारत की हर दिशा में शंखनाद होता है और उसके साथ ही एक ही संदेश चारों ओर फैलता है, शुभम करोति कल्याणम। जब शंख बजता है तो केवल ध्वनि नहीं, कंपन फैलता है। यह कंपन वायु में तरंगे बनाता है। श्वास का गहरा नियंत्रण फेफड़ों को सुदृढ़ करता है, मन पर पड़ता है शांत स्थिर प्रभाव। आधुनिक विज्ञान इसे साउंड रेजोनेंस कहता है, पर सनातन इसे सदियों पहले जानता था कि ध्वनि ही ऊर्जा है। गांव के मंदिर से लेकर शहर के घर तक सुबह शाम शंख की गूंज एक अदृश्य सूत्र में सबको बांधा करती है। यह याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं, नाद से जन्मे चैतन्य हैं। इसलिए जब अगली बार शंख बजे तो उसे केवल सुनिए मत, अपने भीतर उतरने दीजिए, क्योंकि वह ध्वनि बाहर नहीं, आपके भीतर के शून्य को भरने आई है, याद दिलाने कि आप भी उसी नाद का अंश हैं जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई थी। शंख की गूंज समय के पार जाती है और कहती है, यही सनातन है, यही अनादि है, यही अनंत है। नारायण दत्त मिश्र के साथ गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। शंखनाद हो या मंदिर की घंटी, भारतीय संस्कृति की प्रत्येक गतिविधि हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे हम अपने कार्यों को और शांत मन से एकाग्रता के साथ कर सकते हैं। कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212।
ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम, और सुप्रभातम में अब समय है स्वास्थ्य के बारे में आपको जागरूक करने का, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम, कि आप जो भी सोचते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसके लिए आपका शरीर स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। स्वस्थ रहने की इस यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। तो चलिए योग 360 में, जहां प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने के उपाय बता रही हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। मॉनसून आया, बारिश आई और साथ में आई हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी। सवाल ये है कि क्या सारा दोष सिर्फ मौसम का है या फिर इसके पीछे छुपी वजह है हमारी कुछ छोटी छोटी गलतियां। क्या मॉनसून में बाल झड़ना सामान्य है? क्या नमी, पसीना और फंगल इन्फेक्शन इसकी वजह है? क्या हर दिन आपके भी मुट्ठी भर बाल टूट रहे हैं? क्या महंगे शैम्पू, हेयर ऑयल कुछ काम नहीं आ रहे? तो आज की ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। पहले ये समस्या केवल उम्र बढ़ने के साथ ही दिखाई देती थी, लेकिन आजकल कम उम्र के लोग भी बाल झड़ने से परेशान हैं। सुबह उठकर तकिए पर गिरे बाल देखना, कंघी करते समय बालों का बहुत ज्यादा टूटना या नहाते समय बालों का हाथ में आ जाना, ये सब किसी को भी चिंता में डाल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हेयर फॉल होता क्यों है? बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि कुछ प्रभावी उपायों से हेयर फॉल को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप हैं बाल झड़ने से परेशान, तो योग में मिलेगा इसका समाधान। कीजिए नियमित रूप से ये योगिक क्रियाएं जो हेयर फॉल को दूर करना बनाएंगी आसान। आज हम आपको 2 ऐसे अभ्यास बता रहे हैं जो नियमित रूप से करेंगे तो ब्लड का फ्लो, एनर्जी का फ्लो खोपड़ी की तरफ होगा ही होगा। जो लोग हेयर फॉल से जूझ रहे हैं उनके लिए ये रामबाण प्रैक्टिसेस है। पहला अभ्यास है महावेद मुद्रा। महावेद मुद्रा के लिए हम इस तरह से पद्मासन लगा लेते हैं। जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो चौकड़ी मार करके भी इसको कर सकते हैं। महावेद मुद्रा के लिए हम आसन में बैठे, हमें जीभ का पाइप बनाना है, सांस को भीतर खींचना है, गालों में भर लेना है और जालंधर बंद होना चाहिए। बट गर्दन में दर्द के कारण हम जालंधर बंद नहीं, तो थोड़ा सा सुगम इसको रखेंगे कि गर्दन को आगे से ढीला छोड़ देंगे। सांस अंदर ही रुका हुआ है। दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से लेना और आपके जो हिप्स हैं उनका ताड़न करना है हमें जमीन पर, जिससे ऊर्जा का संचार खोपड़ी की तरफ आएगा। एक बार देखिए कैसे करेंगे। आसन लगा लिया है, यानी जितना एक इनहेल्ड होल्डिंग यानी अंतः कुंभक, एक अंतः कुंभक में आप जितनी बार ताड़न कर सकते हैं उतनी बार करना, फिर रुक जाना, चिन लॉक खोल देना, नासिका से सांस छोड़ देना। इसको आप 3 बार कर लीजिए। दूसरा काम, शीर्षासन एकदम बिगनर तो नहीं कर सकते, लेकिन अर्ध शीर्ष कर सकते हैं और अर्ध शीर्ष से भी आप शीर्षासन जैसे परिणाम, शीर्षासन जैसे लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, हम इस तरह से वज्रासन में बैठ जाते हैं और वज्रासन में बैठ करके हम दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करके जमीन पर टिका देते हैं। दोनों कोहनियां जमीन पर हैं, माथे को जमीन से छुएंगे और जो खोपड़ी का ऊपर का हिस्सा है वो आपकी हथेलियों में छू जाएगा, यानी इस स्थिति में आ जाना। इस स्थिति में जब आप आएंगे तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखें कि इसलिए हमने हाथ हटा के दिखाया, माथा जमीन से छूना चाहिए और खोपड़ी का ऊपर का हिस्सा हथेलियों से। अब यहाँ पर आपको अपने घुटनों को उठाना है और जितना नजदीक ला सकते हैं उतना नजदीक लाने की कोशिश करनी है। यहाँ यथा सामर्थ्य रुकिए, फिर दूर लेकर जाइए घुटनों को, फिर घुटने को जमीन पर टिकाइए और वापस कैसे आएंगे, एकदम से नहीं बैठना। एक मुट्ठी, दूसरी मुट्ठी, उसके ऊपर माथा, थोड़ी देर रुकिए यहीं पर और फिर धीरे से अपने आसन में
बैठ जाना। महंगे प्रोडक्ट्स नहीं, हेल्दी हैबिट से होगा कमाल। फॉलो करें राइट रूटीन, ले बैलेंस डाइट, तभी बचेंगे आपके बाल। रागी, जवार, बाजरा बाल झड़ने की समस्या से निजात पाने के लिए बहुत ही अच्छे ग्रेन्स हैं। मूंग दाल तो सबसे अच्छा है ही, लेकिन बाकी दालें जब हम बनाते हैं तो कोशिश करें ज़्यादा मिर्च, मसाले या अधिक नमक या फिर अधिक तेल का इस्तेमाल इन दालों में ना करें। यदि हम 1 से 2 आंवला भी प्रतिदिन खाएं, रोज़ 3 ग्राम आंवला चूर्ण जो है हम सुबह और 3 ग्राम आंवला चूर्ण हम शाम को, इतनी मात्रा में इसका प्रयोग जो है पानी के साथ हम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनार हो गया, या फिर अभी गर्मी का सीज़न आ रहा है, उसमें जितने भी मेलन्स या तरबूज आदि जितने भी खाद्य पदार्थ या फल जो हैं वो चलेंगे, वो ऋतु के अनुसार हम उनका सेवन ज़रूर करें। बादाम हैं तो उन्हें भिगोकर यदि हम खाएं तो वो जो है बालों के झड़ने की समस्या से हमें निजात दे सकते हैं। तिल का प्रयोग जो है अवश्य हम डे टू डे रूटीन में करें, और तिल खाने की मात्रा का ध्यान रखें कि आपकी एक मुट्ठी में जितना अमाउंट ऑफ तिल आता है उतनी ही मात्रा में तिल का सेवन करें। 1 से 2 चम्मच प्रतिदिन हम सुबह अलसी का सेवन करें। दूध में हम अगर हल्दी डालकर उसे उबाल कर पिएंगे। नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। हम छाछ का सेवन डे टू डे रूटीन लाइफ में अपना जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। घिया, टिंडा या ऐशगार्ड जिसे हम कहते हैं, कद्दू है और परवल है, इसके अलावा चौलाई का साग है, बथुआ का साग है। पानी का सेवन ज़रूर हम जो है अच्छी मात्रा में करें, क्योंकि बॉडी में अच्छी मात्रा में पानी और हाइड्रेशन जो है बहुत अधिक आवश्यक है। डैंड्रफ, गंदगी और नमी से बनाएं सही दूरी, तभी आपके बालों की कहानी होगी पूरी। अगर मॉनसून में बचना है हेयर फॉल की समस्या से, तो ये औषधियाँ और आयुर्वेदिक उपाय अपनाना है जरूरी। आजकल हेयर फॉल की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। सबसे बड़ा आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखें तो कारण है पित्त दोष की अधिकता, जिससे कि हमारा रक्त यानी कि ब्लड थोड़ा दूषित होता है। और अगर धातु लेवल पर जाएं तो वहाँ भी रक्त धातु और अस्थि धातु, उनको हमें थोड़ा नरिश करने के लिए औषधि लेनी चाहिए। काफ़ी कॉमन औषधियाँ जो इजीली अवेलेबल हैं, भृंगराज का नाम आपने सुना होगा। भृंगराज आप सेवन कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। और कुछ नहीं तो आंवला इजीली अवेलेबल होता है। आंवला भी पित्त का शमन भी करता है और धातुओं का पोषण भी आंवला करता है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर इसके आगे जाएं तो त्रिफला भी एक उत्तम रसायन है हमारे बालों के लिए। लोकल एप्लीकेशन के लिए भृंगराज ऑयल बहुत अच्छा है। कम से कम सप्ताह में 2 बार आप भृंगराज ऑयल लगाएं। आंवला ऑयल, जो कि आप कई बार आंवला तेल में पका करके घर में भी बना सकते हैं। हेयर लॉस का कारण स्ट्रेस भी होता है, बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है। तो वहाँ पर आपको ब्राह्मी और अश्वगंधा दोनों बहुत अच्छा फ़ायदा करेंगी। महिलाओं के लिए शतावरी भी बहुत उत्तम रसायन है। कोई भी औषधि लें तो एक एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी आपको अवश्य परामर्श लेना चाहिए। लगातार तनाव, बालों में ज्यादा स्टाइलिंग करना, हेयर कलर का ज्यादा प्रयोग करना, स्ट्रेटनिंग, गलत शैम्पू का प्रयोग, ये सभी बालों को नुकसान पहुंचा सकता है और बालों की जड़ों को कमजोर कर देता है। आवश्यक है कि इन कारकों का ध्यान रखा जाए और इनसे बचें, साथ ही अपने बालों की सही देखभाल करें। तो आज आपने जाना महावेद मुद्रा का अभ्यास। अर्ध शीर्षासन करना उपयोगी है। अर्ध शीर्षासन से रक्त संचार सिर की ओर होता है। नियमित योग अभ्यास करना बालों के लिए लाभकारी है। रागी, ज्वार, बाजरा व मूंग की दाल का सेवन करें। 2 आंवले रोज खाएं। आंवले की चटनी लें या पानी में आंवले का रस मिलाकर पिएं। भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स लें। 1 मुट्ठी तिल का सेवन करें। अलसी के बीज का सेवन लाभकारी है। हल्दी वाला दूध, नारियल पानी, छाछ व पर्याप्त मात्रा में पानी पीना लाभकारी है। भृंगराज और आंवला का सेवन करें। भृंगराज तेल या आंवले का तेल बालों में लगाना उपयोगी है। ब्राह्मी और अश्वगंधा का सेवन लाभकारी है। महिलाओं में बालों और स्वास्थ्य के लिए उत्तम रसायन है शतावरी। बारिश की बूंदें प्यारी हैं, लेकिन लापरवाही नहीं। बालों की सही देखभाल से बढ़कर कोई दवा नहीं।
मौसम बदले, ट्रेंड बदले तो आप भी बदलिए अपनी हेयर केयर की चाल। अपने बालों की कीजिए सही देखभाल, क्योंकि जब होंगे हेल्दी तभी तो घने बनेंगे आपके बाल। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। तो योगिक क्रियाओं के अभ्यास के बाद अब आपको कराएंगे संस्कृत भाषा का अभ्यास, और इसके लिए ले चलेंगे संस्कृत पाठशाला में, जहां हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी आपको संस्कृत भाषा में छोटे छोटे वाक्यों को बोलने का अभ्यास कराएंगे। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। परीक्षा से जुड़ी बात हो और यदि पूछना हो परीक्षा कब होगी, कुछ पता चला, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे परीक्षा कदा भवेत् इति ज्ञातम किम। परीक्षा कदा भवेत् इति ज्ञातम किम। क्या एडमिट कार्ड ले लिया? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे प्रवेश पत्रम स्वीकृतम किम। प्रवेश पत्रम स्वीकृतम किम। एडमिट कार्ड के लिए प्रवेश पत्रम। यदि वाक्य बनाना हो क्या परीक्षा पोस्टपोन हो गई, तो संस्कृत में कहेंगे परीक्षा अग्रे सारिता किम। परीक्षा अग्रे सारिता किम। यदि वाक्य हो परीक्षा की समय सारिणी आई, तो कहेंगे किम परीक्षायाः समय सारिणी आगता। किम परीक्षायाः समय सारिणी आगता। परीक्षा कैसी रही? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में पूछेंगे परीक्षा कथम आसीत्। परीक्षा कथम आसीत्। प्रश्न पत्र जरा कठिन था। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे प्रश्न पत्रम किंचित कठिनम आसीत्। प्रश्न पत्रम किंचित कठिनम आसीत्। मेरे लिए तो बहुत ही सरल था। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मम कृते तु अतीव सरलम आसीत्। मम कृते तु अतीव सरलम आसीत्। मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ हूँ। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः अभवम्। अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः अभवम्। कल ही परिणाम आया। इसे संस्कृत में कहेंगे ह्यः एव परीक्षायाः फलितांशः प्रकाशितः। ह्यः एव परीक्षायाः फलितांशः प्रकाशितः। 2 अंकों से फर्स्ट डिवीजन रह गई। अंकद्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा। अंकद्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा। वैकल्पिक प्रश्न ही नहीं थे। प्रश्नेषु विकल्पः एव न आसीत्। प्रश्नेषु विकल्पः एव न आसीत्। क्या रवि पास हुआ? किम रविः उत्तीर्णः जातः। किम रविः उत्तीर्णः जातः। कह रहा था एक पेपर में रह गया। वदन् आसीत् यत् एकपत्रम् अवशिष्टम् इति। वदन् आसीत् यत् एकपत्रम् अवशिष्टम इति। पढ़ता हूं पर कुछ भी याद नहीं रहता। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में इसे कहेंगे पठामि किंतु स्मरणे किमपि न तिष्ठति। पठामि किंतु स्मरणे किमपि न तिष्ठति। 10 बार पढ़ा फिर भी याद नहीं रहा। यदि इसे संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे 10 वारं पठितवान् तथापि न स्मृतवान्। 10 वारं पठितवान् तथापि न स्मृतवान्। प्रायः सेकंड डिवीजन मिलेगी। प्रायशः द्वितीया श्रेणी लभ्येत। प्रायशः द्वितीया श्रेणी लभ्येत। हमारे सभी दोस्त पास हो गए हैं। अस्माकं सर्वाणि अपि मित्राणि उत्तीर्णानि सन्ति। अस्माकं सर्वाणि अपि मित्राणि उत्तीर्णानि सन्ति। कितने % अंक हैं? प्रतिशतम
कति अंकाः प्राप्ताः, प्रतिशतम कति अंकाः प्राप्ताः। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करते रहिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे हम उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। भगवान में आस्था और गुरु में विश्वास, ये दोनों ही गुण ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक बताए गए हैं। जब शिष्य श्रद्धा, विनम्रता और विश्वास के साथ गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है तो जीवन में उसे सही दिशा मिलती है। भारतीय संस्कृति कहती है कि गुरु वो शक्ति है जो हमारी क्षमताओं को पहचान कर हमें श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए प्रायः सभी ग्रंथों में गुरु शिष्य के संबंध का महत्व बताया गया है। तो श्रद्धा, भक्ति और अटूट विश्वास के साथ अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त कीजिए और अपने विकास के साथ देश के विकास में भी योगदान दीजिए। एक बार पुनः आप सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। सुप्रभातम कार्यक्रम में हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।